Very good morning to all of you. Myself, Dr. Seema Gaur, food and nutritionist, working in सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। मैं आप सभी छात्राओं का मेरे अपने व्यक्तिगत YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्रों में हम भोजन में मिलावट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम सरकार द्वारा भोज्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए किए जाने वाले विविध प्रयासों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन सत्र में पढ़ाए जाने वाले बिंदु हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, भार एवं मापक अधिनियम 1985, ऐच्छिक खाद्य स्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। आवश्यक वस्तु अधिनियम। उक्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण तक सभी आवश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों को उचित रूप एवं उचित दामों में उपलब्ध कराना है। साथ ही कालाबाजारी को रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों के वितरण एवं विक्रय हेतु निम्नलिखित आवश्यक आदेश पारित किए गए हैं, जिनमें से पहला है फल उत्पाद संबंधी आदेश 1955, मांसाहारी उत्पाद संबंधी आदेश 1973, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संबंधी आदेश 1992, वनस्पतिक तेल एवं उनके उत्पाद संबंधी आदेश 1991 तथा शीत संग्रहण आदेश 1980। अब हम एक एक करके इन सभी आदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त जो ऐच्छिक खाद्य स्तर निश्चित किए गए हैं वो हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एवं एगमार्क। फल उत्पाद संबंधी आदेश। भारत सरकार द्वारा यह आदेश 1946 में पारित किया गया था तथा इसका पुनर्शोधन 1955 में किया गया। इस आदेश का निर्माण कार्य केंद्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। यह आदेश खाद्य संरक्षण उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यरत है। इस आदेश के अंतर्गत फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता से संबंधित न्यूनतम स्तरों का निर्धारण किया जाता है। उत्पाद को इन स्तरों के अनुरूप रखना विक्रेताओं के लिए परम आवश्यक है। साथ ही साथ फल एवं सब्जी के उत्पादों के निर्माण, संग्रहण, वितरण एवं विक्रय हेतु आवश्यक स्थितियां भी इस आदेश के द्वारा स्पष्ट की गई हैं। इस आदेश के अंतर्गत फल रहित पेय पदार्थ, सिरप, शरबत, सिरका, अचार, निर्जलीकृत फल एवं सब्जियां, कॉर्डियल्स, जौ का पानी, जैम, जेली, मुरब्बे, डिब्बाबंद फल, बॉटलबंद फलों के रस, सॉस, केचप, चटनी, फ्रोजन फल एवं सब्जियां तथा फलों और अनाजों से बनाए गए नाश्ते हेतु उत्पाद सम्मिलित हैं। इस आदेश के अंतर्गत विक्रय किए जा रहे सभी उत्पादों के लेबल के ऊपर उत्पाद संबंधी संपूर्ण सूचना उपभोक्ता हेतु होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों की पैकिंग निर्देशानुसार ही होनी चाहिए। निर्देशित स्तरों से पैकिंग न होने पर यह कानून की दृष्टि में अपराध माना जाता है। वह विक्रेता जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है और यह लाइसेंस लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता, निर्माण स्थल की साफ सफाई, कार्यकर्ता तथा यंत्र संयंत्रों की पूर्ण जांच होने के बाद दिया जाता है। लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात विक्रेता उत्पाद पर FPO का चिन्ह चिन्हित कर सकते हैं। यह लाइसेंस फल एवं सब्जी संरक्षण के निदेशक के द्वारा पारित किया जाता है, जो कि खाद्य कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर ये FPO का लोगो बना हुआ है। जो भी फल एवं सब्जी से बना हुआ उत्पाद काम में लिया जाता है उस पर इस तरह का लेबल FPO का लगा हुआ होता है। इसके ऊपर लाइसेंस नंबर लिखा हुआ होता है, बैच नंबर लिखा हुआ होता है, जो सामग्री पैक की जाती है। अचार की बोतलों पर, सॉस की बोतलों पर, जैम, जेली और शरबत की बोतल्स पर आपने इस तरह के FPO के स्टैंडर्ड मार्क देखे होंगे। नेक्स्ट, मांसाहारी उत्पाद संबंधी आदेश। यह आदेश खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 1973 में प्रेषित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मांसाहारी भोज्य पदार्थों में स्वच्छता एवं गुणवत्ता को कंट्रोल करना था। मांसाहारी भोज्य पदार्थ के वितरण एवं विक्रय हेतु MFPO मीट एंड
प्रोडक्ट ऑर्डर के अंतर्गत लाइसेंस की प्राप्ति होती है। यह लाइसेंस प्राप्त करने हेतु 4 चरणों में शिक्षित वेटरनरी चिकित्सकों के द्वारा जांच की जाती है, जो मांसाहारी भोज्य पदार्थों को स्वच्छता संबंधी लाइसेंस प्रदान करते हैं। पहला, वध से पूर्व पशु की जांच, वध के उपरांत पशु की जांच, कार्य करने के स्थल पर संयंत्रों, भूमि व कार्यकर्ताओं की स्वच्छता की जांच तथा मांस का एक नमूना प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जिससे उसका भली प्रकार विश्लेषण किया जा सके। उपभोक्ताओं द्वारा परिष्कृत मांस उत्पाद खरीदने से पूर्व उसके ऊपर लगे लेबल की जांच कर लेना चाहिए। उपभोक्ताओं को उत्पाद में पड़े संरक्षण करने वाले पदार्थ तथा एडिटिव्स का नाम, उत्पाद में पड़ी हुई अन्य सामग्रियां, उत्पाद की खराब होने की तिथि तथा प्रयोग किए जाने की अधिकतम सीमा की जानकारी भी लेबल पर अंकित की जाती है। इस नियम के अंतर्गत इस प्रकार के पशुओं व मांस उत्पादों का वितरण कानूनी अपराध है, जो इस आदेश के अनुसार नहीं बने होते हैं। इस अधिनियम में मांस उत्पादों के परिष्करण हेतु भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कसाईघर व फैक्ट्रियां जहां मांस उत्पादों का निर्माण किया जाता है, इस आदेश के अंतर्गत आते हैं। इस आदेश के अंतर्गत निम्न बिंदुओं की जांच की जाती है। पहला, यह आदेश रोगग्रस्त पशुओं एवं दूषित मांस उत्पादों के यातायात पर रोक लगाता है। दूसरा, यह कसाई घरों में स्वच्छता के स्तरों को निर्धारित करता है। तीसरा, उपभोक्ताओं के पास उपभोग हेतु जाने से पूर्व इस आदेश के अंतर्गत मांस की गुणवत्ता की परीक्षा की जाती है, परीक्षण किया जाता है। चौथा, पशुओं एवं मांस की जांच इस प्रकार की जाती है कि उनमें कोई भी खतरनाक रोगजन्य कीटाणु की उपस्थिति नहीं हो। उपभोक्ताओं के लिए जीवाणु रहित स्वस्थ मांस पहुंच सके, यही इस जांच का मुख्य उद्देश्य है। इस आदेश के अंतर्गत मांस एवं उसके उत्पादों के स्वच्छ तथा स्वस्थ वितरण एवं विक्रय पर विशेष बल दिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, MFPO का लोगो बना हुआ है, स्टैंडर्ड मार्क बना हुआ है। वहीं एग, अंडे जो कि लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसके लिए नेशनल एग कोऑपरेशन कमेटी का एक सिंबल बना हुआ है और इसी प्रकार से ब्रो मार्क बना हुआ है। ये सभी स्टैंडर्ड मार्क्स मांसाहारी उत्पाद संबंधी आदेश के अंतर्गत आते हैं, जो मांस उत्पादों की सुरक्षा के मानक चिन्ह भी हैं। हम आते हैं दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संबंधी आदेश, जो कि 1992 में पारित किया गया था। इस आदेश के अंतर्गत दूध एवं दूध उत्पादों के स्तर निर्धारण हेतु एक सलाहकार समिति का निर्धारण किया गया। इस समिति के मुख्य राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक इसके मनोनीत सदस्य हैं, जो सरकार को दूध की डेयरियों में स्वच्छता एवं दूध के उत्पादन, विक्रय एवं वितरण संबंधी सलाह प्रदान करते हैं। यह आदेश 9 जून 1992 को पारित किया गया। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य दूध एवं दुग्ध पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करना है। ये सलाहकार समिति द्वारा पारित किए गए निर्देशों का सभी दूध विक्रेताओं द्वारा पालन करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत निम्न भोज्य पदार्थों का समावेश होता है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि का कच्चा एवं परिष्कृत दूध, किसी भी अन्य रूप में परिष्कृत दूध जैसे कि वसा रहित दूध, टोन्ड मिल्क, वसा सहित पाश्चुरीकृत दूध, सुगंधित दूध इत्यादि। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादों के अंतर्गत क्रीम, मलाई, दही, श्रीखंड, पनीर, चीज स्प्रेड, आइसक्रीम, दूध पाउडर, रबड़ी, कुल्फी, खोया, मक्खन, शिशु आहार एवं तेल इत्यादि भी आते हैं। यह आदेश डेयरी संस्थाओं में स्वच्छता कार्य करने की स्थितियों, यंत्र, संयंत्रों आदि के लिए भी दिशा निर्देश देता है, जो कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों के यातायात हेतु आवश्यक पात्रों हेतु सावधानियां भी निर्देशित करता है। इस आदेश के अनुसार दुग्ध उत्पादों को उचित प्रकार से पैक करना एवं लेबल लगाना भी आवश्यक है। वनस्पतिक तेल एवं उनके उत्पाद संबंधी आदेश। खाद्य वनस्पति तेलों में हो रही मिलावट को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया। यह आदेश 16 दिसंबर 1998 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इस आदेश का
को वनस्पतिक तेल निदेशालय द्वारा लागू किया गया। यह निदेशालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस आदेश के अंतर्गत वनस्पति तेल, हाइड्रोजनीकृत वसाएं, वसा सहित स्प्रेड, मार्जरीन आदि सम्मिलित होते हैं। इस आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उक्त में से किसी भी उत्पाद को विक्रय या वितरित नहीं कर सकता जब तक कि वह उत्पाद निर्देशानुसार विधि द्वारा उचित विधि से पैक एवं लेबलिंग नहीं किया गया हो। वनस्पति तेलों के व्यवसाय में कार्यरत सभी निर्माताओं एवं विक्रेताओं को अपना पंजीकरण संबंधित विभागों में कराने के पश्चात पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, तभी वह वनस्पति तेलों संबंधी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिलावटी तथा दूषित वसा एवं तेलों के उपभोग से बचाना है। शीत संग्रहण आदेश। वर्तमान तकनीकी विकास एवं कृषि की उन्नत स्थितियों के कारण भारतवर्ष में कृषि संबंधी उत्पादों का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। अनाज, फल एवं सब्जियां मौसम के अनुरूप अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं, किंतु इन वस्तुओं की इतनी अधिक मात्रा में खपत नहीं हो पाने के कारण इन्हें वर्ष पर्यंत उपभोग हेतु संग्रहित करना पड़ता है। शीत संग्रहण के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1980 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत ही शीत संग्रहण आदेश भी पारित कर दिया। इस आदेश के अंतर्गत शीत संग्रहण स्थलों में स्वच्छता एवं रेफ्रिजरेशन संबंधी स्थितियों हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोल्ड स्टोरेज का प्रारंभ करने से पूर्व उद्यमी को कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होता है एवं कानूनी तौर पर कार्य करने हेतु लाइसेंस भी प्राप्त करना पड़ता है। यह लाइसेंस कृषि विक्रय सलाहकार समिति द्वारा दिया जाता है। समय समय पर शीत संग्रहण स्थलों की जांच की जाती है, जिससे खाद्य पदार्थों को उचित स्थितियों में संग्रहित करने का प्रावधान किया जा सके। भारत सरकार द्वारा समय समय पर शीत संग्रहण व्यवसाय में कार्यरत उद्यमों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को शीत संग्रहण संबंधी वर्तमान तकनीकों एवं अनुसंधानों की जानकारी दी जाती है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं लघु उद्यमियों के हितों का ध्यान रखना है, जिससे उनके द्वारा उत्पादित अनाज, फल तथा सब्जियां उचित दरों पर विक्रय की जा सके एवं वितरित की जा सके। भार एवं मापक अधिनियम 1985। इस अधिनियम को सर्वप्रथम 1976 में आवश्यक वस्तुओं के भार एवं मापन संबंधी विशिष्ट स्तर को निर्धारण हेतु पारित किया था, किंतु इसका पुनर्शोधन 1985 में किया गया और तब से यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। इसके अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यावसायिक लेन देन, औद्योगिक मापन एवं सामाजिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से संबंधित मानक मापकों पर कानूनी नियंत्रण रखा जाता है। राज्य सरकारों में अधिनियम लागू करने के लिए प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। भार एवं मापन के स्तरों का प्रयोग कर रहे विक्रेताओं का पंजीकरण एवं समय समय पर जांच की जाती है। अंतर्राज्यीय व्यापार पर नियंत्रण किया जाता है। थोक में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं पर नियंत्रण किया जाता है तथा अधिनियम का पालन न करने की स्थिति में दोषी व्यक्तियों को सजा भी दिलाई जाती है। ऐच्छिक खाद्य स्तर। सरकार द्वारा लागू आवश्यक अधिनियमों एवं आदेशों के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाओं जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के स्तर भी निर्धारित किए गए हैं। विक्रेता एवं निर्माता स्वेच्छा से अपने उत्पादों पर इन स्तरों को चिन्हित करा सकते हैं, किंतु इसके पूर्व उन्हें उक्त स्तरों द्वारा निर्देशित मापदंडों का पालन करना होता है। पहला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उत्पाद पर लगा हुआ यह चिन्ह उत्पाद की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं सुरक्षा को दर्शाता है। BIS अधिनियम 1986 में लागू हुआ, जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों को BIS या ISI का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब तक यह प्रमाण पत्र 450 से अधिक खाद्य पदार्थों को दिया जा चुका है। इस संस्था के अंतर्गत स्वैच्छिक प्रमाण की एक योजना चलाई जाती है, जिसके द्वारा
परिष्कृत भोज्य पदार्थों को ISI का चिन्ह दिया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत फल एवं सब्जियों के उत्पादों, मसालों, जैविकी भोज्य पदार्थों एवं अन्य परिष्कृत खाद्य पदार्थों हेतु विशिष्ट स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन स्तरों को स्वीकृत करने के पश्चात जब विक्रेता इनके उत्पाद स्तरों के अनुकूल होते हैं तो उन्हें प्रत्येक स्वनिर्मित उत्पाद पर BIS या ISI चिन्ह अंकित करने की अनुमति प्राप्त होती है। इन उत्पादों की जांच BIS की परीक्षण प्रयोगशालाओं में समय समय पर होती रहती है। ये प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ एवं पटना में स्थित है। इसके अतिरिक्त उक्त संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में भी उत्पादों की जांच करवाना संभव है। प्रमाणित करने की यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है, किंतु कुछ खाद्य पदार्थों पर BIS का चिन्ह अंकित होना मिलावट विरोधी अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है। ये उत्पाद खाद्य रंजक पदार्थ, प्राकृतिक खाद्य रंग, खाद्यों में परिष्करण हेतु प्रयुक्त पदार्थ, शिशु आहार, शिशु दुग्ध फॉर्मूला, शिशुओं के पूरक पदार्थ, स्किम मिल्क पाउडर एवं कंडेंस्ड दूध इत्यादि हैं। एग मार्क, यह शब्द एग्रीकल्चर मार्केटिंग से लिया गया है। 1937 में भारत सरकार के वाणिज्य एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों से संबंधित अधिनियम पारित किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत एगमार्क का निर्धारण किया गया। जिन उत्पादों पर एगमार्क का चिन्ह अंकित होता है वे अच्छी गुणवत्ता एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। एगमार्क का चिन्ह प्रदान करने से पूर्व उत्पादों का निम्न प्रकार से परीक्षण किया जाता है। पहला, प्रारंभिक परीक्षण। दूसरा, प्रत्येक उत्पाद से निरीक्षण अधिकारी उत्पाद का एक नमूना जांच हेतु लेते हैं। तीसरा, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी अधिकारी दिए गए नमूने की जांच करते हैं एवं उन्हें एगमार्क के स्तरों के अनुरूप उत्पादों को श्रेणीबद्ध करते हैं। ये खाद्य पदार्थों को 4 श्रेणियां प्रदान करते हैं: अति विशिष्ट, अति उत्तम, उत्तम तथा सामान्य श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्पाद सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं तथा अन्य श्रेणियों के उत्पाद इससे निम्न वर्ग में सम्मिलित होते हैं। इन श्रेणियों को निर्धारित करने से पूर्व उत्पाद की सावधानी पूर्वक जानकारी प्राप्त की जाती है। उत्पाद के आकार, प्रकार, भार, रंग, आर्द्रता अर्थात नमी, वसा की मात्रा व पोषक तत्वों की जांच भी की जाती है। इस स्तर के अंतर्गत अनाज, दालों, तिलहन, मसाले, घी, तेल, मक्खन, फलियां व अंडों की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। स्तरों के अंतर्गत एक विशिष्ट भोज्य पदार्थ किस प्रकार की पैकिंग से संग्रहित किया जाएगा इसका भी निर्धारण करना बहुत जरूरी होता है। एगमार्क चिन्ह प्रदान करने से पूर्व उत्पाद के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पूर्ण रूप से जांच भी की जाती है। एगमार्क चिन्ह के अंतर्गत प्राप्त उत्पाद दालें, गेहूं के उत्पाद, वनस्पति तेल, पिसे मसाले, साबुत मसाले, दुग्ध उत्पाद, हींग, चावल, साबूदाना, इमली और चने का आटा इत्यादि आते हैं। ये उत्पाद विक्रेताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से चिन्हित करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो उत्पाद निर्यात किए जाते हैं उन पर एगमार्क का चिन्ह होना सरकार के द्वारा अनिवार्य है, जैसे कि तंबाकू, अखरोट, मसाले, बासमती चावल, आवश्यक तेल, प्याज, आलू आदि। एगमार्क का चिन्ह निर्यातकर्ताओं के लिए गुणवत्ता का प्रमाण होता है। एगमार्क चिन्ह हेतु जांच एवं श्रेणीकरण की प्रक्रिया में लगने वाली लागत के कारण एगमार्क चिन्हित उत्पाद सामान्य उत्पादों की अपेक्षा कुछ महंगे आते हैं, किंतु ये उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वमान्य होते हैं एवं उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से 3 उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पहला, उपभोक्ताओं को मिलावटी सामान एवं आवश्यक वस्तुओं संबंधी शोषण से बचाव करते हैं। दूसरा, संपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु विशेष की गुणवत्ता का एक विशिष्ट स्तर निर्धारित करते हैं। इस चिन्ह के अंकित होने के पश्चात कई बिंदुओं पर उत्पाद की जांच की आवश्यकता ही नहीं होती। यह उपभोक्ताओं को उनके द्वारा क्रय किए गए उत्पाद के प्रति आश्वस्त भी करते हैं। ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है ये भारत सरकार द्वारा जारी एगमार्क का लोगो है, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एगमार्क का चिन्ह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करना है। यह दोषपूर्ण वस्तु, सेवाओं में त्रुटि, मुनाफाखोरी तथा अनुचित वाणिज्यिक
अभ्यासों से उपभोक्ताओं का संरक्षण करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी जिलों में उपभोक्ता संरक्षण फोरम बनाए गए हैं, जहां उपभोक्ता निर्भीक होकर वस्तु विक्रय एवं आवश्यक सेवाओं संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह फोरम दोषी पक्ष को वस्तु विशेष में दोष निवारण, उत्पाद को बदलने, क्रय मूल्य वापस करने एवं उपभोक्ता द्वारा वहन किए गए नुकसान की भरपाई हेतु आदेश दे सकता है। उपभोक्ता स्टेट कमीशन एवं राष्ट्रीय कमीशन में भी अपनी अर्जी दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में हम विस्तार से अगले अध्ययन सत्रों में अध्ययन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इस प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, विक्रय एवं निर्यात हेतु वैज्ञानिक मानकों की स्थापना करना है। साथ ही इन सभी को इस प्रकार से नियमित करना है जिससे कि उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सकें। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में स्थापित सभी अधिनियम जैसे कि खाद्य मिलावट विरोधी अधिनियम पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फल उत्पाद संबंधी आदेश, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर, सभी तरह के आदेश संबंधित है आते हैं तथा FSSAI के द्वारा इन सभी आदेशों में मानक निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं मानकों के अनुरूप मैन्युफैक्चरर को अपना जो सामान होता है, उत्पाद होता है, वो उसका निर्माण करना होता है। और ये मानक केवल उत्पादों के निर्माण के लिए ही नहीं बल्कि वितरण प्रणाली में भी लागू होते हैं। FSSAI पर संपूर्ण अध्ययन हम आगे के अध्ययन सत्रों में करेंगे। मुझे आशा है कि आपको भोजन में मिलावट से संबंधित अभी तक के सभी वीडियो लेक्चर्स भली भांति समझ में आ गए होंगे और हमने जो मिलावट क्या है, मिलावट कैसे की जाती है, क्यों करते हैं, मिलावट के प्रकार क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम मिलावट की जांच कर सकते हैं और कैसे हम विभिन्न स्टैंडर्ड मार्क और लेबल्स का उपयोग करते हुए और विभिन्न अधिनियमों की जानकारी प्राप्त करते हुए स्वयं को मिलावटी भोज्य पदार्थों के उपभोग से बचा सकते हैं। धन्यवाद।